तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस दुनिया में 200 से ज़्यादा देश अभी वैसे ही इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, बल्कि इजराइल और हमास के बीच कहा जाए तो तनाव है, जंग जारी है। तो बहुत सारे देश हैं दुनिया में। दो सबसे आबादी के लिहाज से देखें तो चीन है या भारत है। 7 अरब से ज़्यादा आबादी है इंसानों की, और उनमें से एक बड़ी आबादी इन्हीं 2 देशों से आती है। मतलब लगभग 7 अरब में आप मान के चलिए करीब 3 अरब तो भारत और चीन से ही आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे देश भी हैं, लेकिन आज जिस देश की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दुनिया में इससे छोटा देश कोई हो ही नहीं सकता। और ये वो देश है जिसकी कुल आबादी है 2 लोगों की। 2 लोग, एक देश, उनका अपना संविधान, अपना उनका झंडा, फ्लैग, नेशनल फ्लैग, अपनी करेंसी, अपने सारे कानून। अब 2 लोगों का एक देश इस दुनिया में, और ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है इसी दुनिया में। और जहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड है, उससे सिर्फ 6 मील मतलब की दूरी पर समंदर में, और इस देश का नाम है सीलैंड। अब ये 2 लोगों का एक देश कैसे बन सकता है? जब कोई शख्स, कई बार ख्याल आता है कि क्या कई बार ऐसा हो कि चलो कहीं खाली ज़मीन पड़ी, हम लोग अपना एक देश बना लें, तो ऐसा मुमकिन है। एक साउथ के बाबा निकले थे, उन्होंने कहा हम अपना देश बना रहे हैं सब कुछ, हालांकि वो सब हवा हवाई है। लेकिन ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये जो दुनिया के सबसे छोटे, बल्कि माइक्रो कंट्री, क्योंकि छोटा से भी छोटा है, ये समझ लीजिए कि जितना बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम है उससे भी छोटा है। अब कैसे बना ये देश और क्या है इस देश की कहानी? बात 1965 की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देशों ने लड़ाई लड़ी। उसी में इंग्लैंड की तरफ से एक मेजर ने भी लड़ाई लड़ी, और इन मेजर साहब का नाम था पैडी रॉय बट्स। तो पैडी मेजर थे। 1-2 हमले में बाल बाल बचे। एक बार जिस प्लेन में थे वो भी क्रैश कर गया, लेकिन फिर भी बच गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। उसके बाद मेजर साहब रिटायर हो गए। अब वो अपना इंग्लैंड में ही रहने लगे। लेकिन मेजर पैडी को एक शौक था, और वो था गाना सुनने का शौक। बड़े गाने के शौकीन थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त 1965 के आसपास जो रेडियो हुआ करते थे, उस रेडियो पे गाने सिर्फ रात को आते थे, दिन में बहुत कम। और पैडी साहब दिन भर गाना सुनना चाहते थे। तो उन्हें लगा कि ये बड़ी दिक्कत है। वो BBC पे एक रेडियो पे गाना आया करता था, उसका ड्यूरेशन बड़ा कम था, बाकी खबरें और बाकी प्रोग्राम। तो मेजर पैडी को लगा कि यार ये गाना सुनने का जुनून कैसे पूरा हो। तो एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना अपना रेडियो स्टेशन खोलते हैं और खाली गाना बजाएंगे 24 घंटे। अब आज देखिए, आज के दौर में तमाम FM है जिसमें दिन भर गाना बजता और कुछ नहीं होता। तो मेजर पैडी को ये आइडिया क्लिक कर गया। इसके बाद उन्होंने अपना एक रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया, और उस रेडियो का नाम रखा रेडियो एसेक्स। अब इस रेडियो एसेक्स पे 24 घंटे गाने बजते। 65 में ये शुरू हुआ। धीरे धीरे कुछ महीने तक सब ठीक था, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये जो रेडियो बना है, इसके बहुत सारे नियम, कानून, कायदे, वो सब पूरे नहीं हुए ब्रिटिश सरकार की तरफ से। फिर उधर BBC भी थी, उसने भी आपत्ति की। तो ये मामला फिर नोटिस में आया अथॉरिटी के। उसके बाद उन्होंने मेजर पैडी से कहा कि भाई ये इलीगल, आप अपना रेडियो बंद कीजिए। अब वो बंद ना करे, चलाता रहे। कई बार वार्निंग दी गई। बार बार के इस बंद करने के चक्कर में फिर मेजर पैडी को लगा कि यार रेडियो तो बंद नहीं करूँगा। अब ये सोचता हूँ कि इसको चला कहाँ से सकते हैं। तो ब्रिटेन के समंदरी सीमा में उस वक्त बहुत सारे सी पोर्ट थे, सी फोर्ट बल्कि किला। वो उसमें इसलिए बनाए गए थे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो बहुत सारे समंदर के ऊपर 2 खंभों पे बड़ी बड़ी सी फोर्ट टाइप की जगह बनी थी, ताकि जो लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो वहाँ पे उतर सके। और या दुश्मन देश की तरफ से अगर हमला हो तो ब्रिटेन पर, तो समंदर के बाहर, मतलब शहर के बाहर, देश के बाहर तैनात किया गया था ये सी फोर्ट। तो वहाँ से वो जो लड़ाकू विमान है वो दुश्मन देश को प्लेन को मार गिरा है। तो इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन ने अपने समुद्री सरहद पर बहुत सारे ऐसे सी पोर्ट बना डाले थे। अब
48 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद ख़त्म हो गया था, 65 का दौर चल रहा था। तब उन सी पोर्ट की ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत सारे वैसे ही खंडर टाइप के हो गए थे। तो ब्रिटेन को ये लगा कि अब इसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो वो वैसे ही बहुत सारे ऐसे पड़े हुए थे अलग अलग से। एक नाम था सी पोर्ट का रप्स। तस्वीरों में आप देखेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2 पिलर पर समंदर पे, लेकिन ऊपर बहुत बड़ा एरिया। वो एरिया लगभग 0 मतलब ऐसे मान के चलिए ½ किलोमीटर से भी थोड़ा सा कम। प्लेन के उड़ने और उतरने के लिए वो जगह बनाई गई थी, और थोड़ी बहुत वहाँ पे जो लोग रहे निगरानी करें। तो अब चूँकि आर्मी में ब्रिटेन फौज में मेजर रह चुके थे पैडी, तो उन्हें पता था कि यार ये सारी चीज़ें अब जंग लगी हुई कबाड़ टाइप खाली है। इधर रेडियो बंद करने से वो बार बार जो ब्रिटिश अथॉरिटी कह रही थी उससे परेशान। एक दिन यूं ही वो मूड ख़राब, निकल गए समंदर किनारे। फिर उन्होंने नाव पे बैठे और सफ़र कर रहे हैं, तभी अचानक वो पहुंच गए इस एक सी फोर्ट पर, जो किला टाइप का था लगभग 2 खंबे पे। वहाँ नाव रोकी, ऊपर चढ़ गए, देखा यार अभी तक सब कुछ कबाड़ है लेकिन ठीक ठाक है पूरा। वापस आए। अब उन्हें नया आइडिया मिला। उन्होंने कहा यार अपना रेडियो स्टेशन अब यहीं से चलाएंगे, ताकि अपना शहर वहर से दूर, ताकि ब्रिटिश पुलिस से ये बार बार तंग ना करे। अब अपना सारा तामझाम उन्होंने उस ब्रिटेन की समंदर की जो 6 मील दूर उस पर ले आकर सेटअप लगा दिया, और वहाँ से अपना गाना बजाना रेडियो वाला चालू कर दिया। अब ये चालू चलता रहा, लेकिन फिर नज़र में आ गया कि भाई ये गाना तो अब भी बज रहा है। फिर तंग करना शुरू कर दिया गया। तो आखिर में इतने परेशान हो गए मेजर कि उन्होंने कहा यार छोड़ो, ये रेडियो का शौक ही छोड़ देते। उन्होंने कहा रेडियो स्टेशन बंद कर देते। लेकिन अब लगातार इधर कई महीने तक वो इस सी पोर्ट पर गुजार चुके थे वक्त, और वो कबाड़ था। रेडियो तो बंद कर दिया। अब उसके बाद वो रहते अपना थे वहीं आकर फिर घर में ब्रिटेन में। अब इनकी वाइफ का बर्थडे आने वाला था। उनकी वाइफ का नाम जॉन। अब जॉन का बर्थडे था, तो पहले से ही मेजर साहब ने सोचा कि इस बर्थडे में उसे ऐसा कोई गिफ्ट दूंगा जो वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। पर क्या गिफ्ट दें, क्या गिफ्ट दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर एक दिन वो निकल गए समंदर के सफ़र पर नाव से। उसका बाद अचानक उनको वही सी फोर्ट देख कर कुछ ख्याल आया, वापस आए। उन्होंने कहा ये सही। इसके बाद 2 सितंबर 1967, 2 सितंबर 1967 को वो अपनी बीवी और 2 बच्चे थे उसको लेकर उस जगह पर पहुंचे, और उन्होंने कहा कि आज से ये किला तुम्हारा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अब वो बहुत खुश, यादगार ये सारी चीज़ें थी। अब वो वहाँ पर चूँकि पिकनिक मनाने के लिए भी इस जगह से सही थी, तो रहने लगे। फिर वापस आ गए, फिर अपना वीकेंड पे जाते और वहाँ जाकर पिकनिक मनाते, फिर वापस आ जाते। इस दौरान में कुछ दोस्तों को भी बुलाया। उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा सही है। तो एक दिन मजाक मजाक में उनकी बीवी ने कहा मेजर की कि बस अगर थोड़ा यहाँ बाकी कुछ सहूलियत हो जाए, पेड़ पौधे और ये सब, तो ये एक देशी टाइप का हो गया हमारा। कई लोग कहते थे अब तो यार तुम्हारा अपना आइलैंड है, तुम्हारी अपनी मतलब द्वीप है, उस पर रहते हो। तो जब बीवी ने कहा कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाए तो ये तो अपना एक छोटा सा देश ही है, तो उस वक्त पहली बार मेजर पैडी को ये लगा कि यार ये बोल तो सही रही है, तो क्यों ना इसको अपना देश बना दिया जाए। अब कोई भी सुने तो हंसेगा, लेकिन उनका ये था कि नहीं, यही देश जो है अब इसको बनाते हैं। लेकिन अब कैसे? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका नाम, जब ये बर्थडे आया उसके बाद गिफ्ट कर चुके थे, बीवी ये कह चुकी थी कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ें होती तो ये देश होता। तो उन्होंने फिर अपनी बीवी से कहा कि हम इसको अपना देश बनाते हैं और इसका नया नाम रखते हैं अपने देश का, सी लैंड। अब सब खुश। उन्होंने कहा कि हमारा अपना झंडा होगा, हमारे अपने संविधान होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी करेंसी होगी। अब वाह! अब उन्होंने अपना एक फ्लैग डिज़ाइन किया। उस फ्लैग को उस जगह पर जो सी फोर्ट था उस पर लगाया। उसके बाद जो उनकी करेंसी थी उसके ऊपर अपनी बीवी
जॉन की तस्वीर लगाई, 7 पन्नों का नया संविधान लिखा गया। फिर इसके बाद एक बार इनके 27 दोस्त आए कि चलो यार, वो उनको मालूम था यहाँ पे एक पिकनिक मनाने के लिए एक जगह है, तो 27 दोस्त आए। तो फिर ये हुआ कि जब देश है तो कुछ तो ढंग का होना चाहिए, तो 10 कमरे बनाए गए। 10 कमरे बनाने के बाद ये हुआ कि बिजली की ज़रूरत है, तो जनरेटर का इंतज़ाम किया गया। जनरेटर आया, खाने पीने राशन की चीज़ें अब नाव से आने लगी। तो कुल मिलाकर ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब आने लगी। और जब सब आ गया तो फिर फ्लैग व्लैग फहराया गया और ये हुआ कि अब ये एक नया देश है और इस देश का नाम सीलैंड है और इस देश के संविधान के हिसाब से इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये मेजर पैडी हैं और इस देश के जो प्रिंस होंगे आने वाले टाइम उसका भी दिया गया। उनका एक बेटा था माइकल, वो होगा उत्तराधिकारी। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्त भी आए, फिर चले गए, सब कुछ जो एक होना चाहिए वो देश के लिए ज़रूरी, वो सब कर लिया। लेकिन अब सवाल है कि मजाक मजाक में ये देश कैसे। तो इस देश के जब उनके दोस्तों ने पूछा कि ये बताओ, तुम तो शुरू में यहाँ आए थे, लेकिन ये देश का ख्याल कैसे आया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी वाइफ ने कहा कि अगर यहाँ थोड़े पेड़ पौधे हो जाएं, ज़रूरत के सामान आ जाए तो हम इसको देश बना लेंगे। तब एक राज उगला मेजर पैडी ने। उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हुआ ये कि एक बार हम लोग जब यहाँ थे तो उसी दौरान में ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया कि उनकी समंदर में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे उन्होंने सी पोर्ट बनाए थे जहाँ से प्लेन लड़ाकू विमान को मार गिराना उतारना, तो वो सब खंडर हो चुके थे, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी, जंग तो अब है नहीं। तो ये था कि उन सबको उड़ा दो ब्लास्ट से ताकि वो खामोखा खड़ा न रहे। तो ऐसे और भी थे कुछ पोर्ट्स, उसको ब्रिटिश आर्मी ने उड़ा दिया, नेवी ने। अब नेवी को उड़ाते उड़ाते लास्ट में इसी जिसका नाम था रप्स टावर, ये जो उसको देश बनाया गया था, अब इस तरफ मुंह किया नेवी ने और इसको अब बॉम्ब से उड़ा देना है। और उस वक्त तक ये देश बना नहीं था। तो जब इस तरफ नेवी आने लगी तभी ये देखा मेजर पैडी और उनके बेटे ने माइकल ने कि नेवी आ रही है और शायद ये हमला करेगी। इधर से जवाब में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और चेतावनी दी कि आप इधर मत आना, ये हमारा इलाका है। अब ब्रिटिश नेवी के ऊपर मतलब गोलियां चलाना ये तो अपने आप में जुर्म अपराध है, लेकिन उन्हें अपने आप को बचाना था क्योंकि वो उसी जगह पर मौजूद थे और वो बॉम्ब से उड़ाने वाली थी। तो इधर नेवी को भी लगा कुछ गड़बड़ है, उन्होंने बम तो फेंका नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं, वो करीब आए। उसके बाद बातचीत हुई, लेकिन चूँकि माइकल ने गोली चला दी थी नेवी पर तो वो एक तरह से दोषी हो गया। नेवी ने उसको अरेस्ट किया और फिर ले गए कोर्ट में। कोर्ट में ले जाकर पेश किया गया। अब तक ब्रिटेन को या ब्रिटिश नेवी को यही लग रहा था बहुत छोटी सी बात है, उसको सज़ा हो जाएगी, बात ख़त्म, हम पोर्ट गिरा देंगे। लेकिन जब मुकदमा शुरू हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेवी दोनों के होश उड़ गए। हुआ ये कि माइकल ने दलील दी। उसने कहा हमने अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी एक तरह से अपने देश को बचाने के लिए, वो यही बोल गया कि मैंने जवाबी गोली चलाई क्योंकि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ हमला करेगा तो हमको अपना सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के लिए हमारा अधिकार है। तो ब्रिटेन ने कहा ये कैसी बकवास है भैया, वो हमारे ही इलाका है, हमारे समुद्री जो इलाके के अंदर तुमने हमारी ही नेवी पे गोली चलाई है। तो उसने दलील दी कि नहीं, आपकी समुद्री सरहद और सीमा शुरू होती है आपके बॉर्डर से 6 मील तक। 6 मील के बाद वो ब्रिटिश समुद्री सीमा नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब जब अदालत ने मंगाया कि क्या ये सच बोल रहा है, तो वो अदालत के सामने आया। ब्रिटिश अथॉरिटी ने, नेवी ने बताया जी माय लॉर्ड, हमारा जो इलाका है, जैसे किसी का भी कोई ज़मीन होता है, बॉर्डर होता है, तो समुद्री इलाका भी होता है, क्षेत्र। तो उन्होंने कहा ये सही कह रहा है, ये 6 मील तक है और जिस जगह पर इसका ये बना हुआ है पोर्ट, वो हमारी हद से बाहर है, यानी कि वो सरहद के बाहर है। जज ने जैसे ही कहा तो उसने कहा फिर तो आप इसके ऊपर कोई
अपने देश का कानून के हिसाब से तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन का कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो ब्रिटिश सिटीजन है, जिन्होंने ब्रिटेन की सीमा के अंदर कोई क्राइम किया हो। यह हर देश के लिए होता है। तो जब इसने ब्रिटेन की सरहद के अंदर कोई क्राइम ही नहीं किया तो फिर इसको कैसे सजा दें? और दूसरी, गुनहगार तो आप हैं क्योंकि आप इसकी हद में घुस गए। ये कहते हुए अदालत ने माइकल को बरी कर दिया। अब वो जब बरी होकर आया, उस दिन पहली बार जो पैडी है मेजर, उनको आया कि यार ये तो ब्रिटेन की तो संपत्ति ही नहीं है, तो क्यों ना, फिर तो ये हमारा है। उसी के बाद उन्होंने मन में रखा और बाद में जब बीवी का बर्थडे आया तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको अपना देश डिक्लेयर कर दें, क्योंकि इसका कोई माँ बाप नहीं है, ये ब्रिटेन की भी जागीर नहीं है। और तभी उन्होंने अपनी बीवी के बर्थडे के दिन इसको एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, सीलैंड। सीलैंड नाम रखा, संविधान पास हो गया, उत्तराधिकारी भी नियुक्त हो गया। इसके बाद अब मेहमान आते, फिर उन्होंने पासपोर्ट ये सब भी कर दिया। अब ये हुआ कि यार यूएन में जाओ, ताकि यूनाइटेड नेशन भी तो मान्यता देती है। मामला यूनाइटेड नेशन तक चला गया कि सीलैंड एक नया देश। पहले तो यूनाइटेड नेशन भी चौंकी कि ये कौन सा नया देश पैदा हो गया कि पता ही नहीं चला। लेकिन जब हकीकत सामने आई कि यार 2-4 लोग रहते हैं और इसमें न कोई इनके पास ज़मीन है, न ज़मीन का टुकड़ा है, न कुछ और है, तो एक मतलब आधे मील से भी कम 0.4 किलोमीटर का एरिया। अब यह इसको समझिए कि ऐसे 4800 स्क्वायर मीटर का ये ज़मीन का टुकड़ा या समंदर, उसके ऊपर 2 खंबे और खंबे के ऊपर तो फुटबॉल के स्टेडियम से भी थोड़ा सा छोटा। तो इसको देश की मान्यता कैसे दे सकते हैं? तो यूनाइटेड नेशन ने तो दी नहीं। ब्रिटेन ने भी कहा कि क्या मजाक यार, मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पैडी जो है वो अपने आप को इस देश का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर चुका है, झंडे वंडे सब लग चुके हैं। इसी दौरान अब वो वहीं रह रहा आराम से। ब्रिटेन ने भी ये कहा कि हटाओ ना, अपनी सरहद में है, क्या पंगा लेना, और ये मजाक ही लग रहा है। लेकिन उनका तो सीरियस मैटर था। इसी दौरान क्या हुआ कि मेजर पैडी के पास एक बार ऑस्ट्रिया से एक इनविटेशन आया। कोई बहुत बड़ा शख्स वहाँ का, कोई जौहरी है, वो उसने इनवाइट किया इनको और इनकी वाइफ को। ये चले गए। जब गए तो वहाँ जाकर पता चला कि इनके साथ धोखा हुआ है। वहाँ कोई ऐसा जौहरी या कोई ऐसा बड़ा शख्स मिलने के लिए नहीं आया। इन्हें लगा कि क्यों ऐसा किया, किसी ने इतनी दूर ऑस्ट्रिया क्यों बुलाया। तब तक इनके पास खबर पहुँची कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे और उनके पीछे उनके देश पर हमला हो गया। अब ये बड़ी अजीब, भागकर वापस आए ब्रिटेन। फिर वहाँ से उन्होंने चॉपर से अपने साथियों के साथ उसी अपने देश पर गए। चॉपर उतरा, वहाँ पे कुछ जर्मन लोगों ने हमला कर दिया था और जो इनके बेटे थे, जो मतलब शहजादे प्रिंस डिक्लेयर कर रखा था माइकल को, उसको बंधक बना के रखे हुए थे। अब ये लोग पहुँचे चॉपर से, तो खैर कुछ लड़ाई वड़ाई हुई। उसके बाद बाकी सब जर्मन को तो छोड़ दिया। जो एक मेन जर्मन था जो इसके पीछे था, उसने अपने आप को कहा कि अब मैं इस सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर हूँ, और एक तरह से उसने कू कर दिया, मतलब बगावत भी हो गई देश में। तो बाकी को तो छोड़ दिया मेजर पैडी ने अपने साथियों के साथ, वो पुराने सारे फौजी, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और उसके बाद सिर्फ उसको, जिसने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया था, उसको अपने बंधक बना लिया, और वहीं सीलैंड में। अब बाकी जो छूटे वो भाग कर गए ब्रिटेन में जर्मन एम्बेसी में। तो उन्होंने सारी कहानी बताई और ये कहा कि वो बंदा वहीं है। अच्छा, जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर इसको ले जाना है तो 30 लाख 30 लाख या 3 मिलियन पाउंड दे देना। उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। तब जाकर उन्होंने बताया, जर्मन एम्बेसी कूदी बीच में, जो ब्रिटेन में मौजूद थे वहाँ के एम्बेसडर। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है। उसने ये भी मैसेज दिया कि ये सीलैंड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है और उन्हीं के कब्जे में है। अब कोई रास्ता ना देखकर ब्रिटेन में मौजूद जर्मन के एम्बेसडर को बाकायदा चॉपर से वहाँ तक जाना पड़ा और फिर वो सीलैंड पर पहुँचे। सीलैंड पर पहुँचने के बाद मेजर पैडी से उनकी बातचीत हुई। आखिर में समझौता हुआ, पैसे का पता नहीं कि दिया कि नहीं, लेकिन उस जर्मन सिटीज़न को छोड़ना पड़ा। छोड़ दिया। उसके बाद वो चला गया। जब वो गया तो मेजर पैडी को लगा क्या इसका मतलब है कि हमें एक देश के तौर पर लोगों ने मान्यता दे दी है, वरना जर्मन का एम्बेसडर हमारे पास क्यों आता बात करने। ब्रिटेन
या ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आता। इसी के बाद उन्होंने कहा कि अब इस देश की मान्यता के लिए यूएन में पहुंचते हैं। हालांकि यूएन ने मान्यता नहीं दी, ब्रिटेन ने कभी दी नहीं, लेकिन ये देश चलता रहा। उसके बाद इन्होंने बाकायदा अपनी एक फुटबॉल टीम भी बनाई। हालांकि फीफा ने भी उस फुटबॉल टीम की मान्यता नहीं दी, लेकिन उस टीम का नाम है सीलैंड सॉकर, तो उसकी तस्वीर भी है। तो इस सीलैंड की अपनी मतलब सॉकर टीम भी है। धीरे धीरे वक्त बीता, ये लोग वहीं रहने लगे, सब कुछ बना रखा था। हालांकि फिर फैमिली के ज़्यादातर लोग ब्रिटेन में रहते थे पर यहाँ भी रहते थे, लेकिन इसको अपना उन्होंने देश डिक्लेयर कर रखा था। बात फिर आगे पहुंची। बाद में जो मेजर पैडी थे उनकी डेथ हो गई 2012 में, 2012 में। उससे पहले उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, मोहन। तो बाद में उनका जो बेटा था माइकल, अब माइकल जो है वो उसका बना उत्तराधिकारी। लेकिन इधर दूसरी तरफ ब्रिटेन ने देखा कि यार ये बहुत हो गया, एक उन्हीं के सरहद पर खड़ा एक अपने आप को देश सीलैंड बताया, क्या करूं? अच्छा, हमला करें? तो ब्रिटेन को ये भी लोगों ने मशवरा दिया कि आप मजाक कर रहे हो, आप हमला करोगे, लोग हंसेंगे कि कभी लगभग पूरी दुनिया पे राज करने वाला ब्रिटेन 2 लोगों के देश पे हमला कर रहा है। ठीक है, तो उनको ये भी समझ में, हाँ यार ये तो ठीक है, ये उनको पकड़े जेल में डाले तो भी लोग कहेंगे कि डर गया है। बड़ी अजीब सिचुएशन। तो फिर हुआ कि ब्रिटेन ने कहा कुछ दिमाग लगाते हैं। अंग्रेज़ों की तो दिमाग वैसी ही तेज़ चलती है बाकी चीज़ों में, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा लगाते हैं कि जिससे ये मसला निपट जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो 6 मील के अंदर अब तक उनकी समंदर की सरहद थी, उन्होंने उसको बढ़ाकर 22 मील कर दिया। जब 22 मील किया तो ये सीलैंड भी उसके अंडर में आ गया। अब सीलैंड तो आ गया तो कायदे से ये ब्रिटिश ज़मीन हो गई। लेकिन माइकल नहीं माना, उसने कहा आप जो भी कर लो, ये हमारा है। यूएन ने मान्यता नहीं दी, ब्रिटेन तो देगा ही नहीं, दुनिया के शायद किसी देश ने नहीं दी। लेकिन आज 2023 में भी सीलैंड तमाम कोशिशों के बावजूद ब्रिटिश समुद्री सीमा से 6 मील दूर वैसे ही खड़ा हुआ है 2 खंभों पर, एक आज़ाद देश। क्या हुआ बाद में कि अब माइकल के माँ बाप की तो डेथ हो गई, कायदे से माइकल इसका संविधान के हिसाब से उसको राजकुमार डिक्लेयर किया गया था। लेकिन फिर उसे भी लगा कि यार अब यहाँ कब तक रहेंगे। तो माइकल रहता ब्रिटेन में है, लेकिन उसने अपने इस देश की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड को वहाँ तैनात किया हुआ। वो कहता है कि तुम्हारी पूरी सैलरी सब कुछ, और तुम यहीं रहोगे, इस देश की सुरक्षा करोगे और उसके बदले में सैलरी दोगे। तो कायदे से आज की तारीख की सच्चाई ये है कि इस देश में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, 2 ही लोगों की आबादी है। बाकी माइकल पिकनिक मनाने आता है, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, लेकिन परमानेंटली यही 2 गार्ड वहाँ रह रहे हैं और कायदे से सीलैंड के नागरिक यही 2 लोग हैं। और ये सीलैंड अब भी अपनी जगह कायम है, किसी ने इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इनकी अपनी फुटबॉल टीम है, और तो और ये सीलैंड के अगर आप चीज़ों को जाए तो ये अभी ये है कि इनके अपने संविधान इसके हिसाब से ये लोगों को मतलब अवार्ड और वो भी देते हैं। जैसे इंग्लैंड में एक होता है ना नाइटहुड, सर किसी को खिताब दे रहा, जैसे सर विवियन रिचर्ड सर, बहुत सारे ऐसे क्रिकेट में बाकी फील्ड में भी होंगे। तो ये अपनी तरफ से वो उनको वो भी देता है। कई मशहूर सिंगर्स को इसने दिया है, जैसे एक गायक हैं एड शीरान, इनको भी दिया है। और इसकी अपनी फुटबॉल टीम भी है, करेंसी भी है। आप जाकर इसके पासपोर्ट, इसकी करेंसी, ये सब खरीद सकते हैं। ये आज भी है कि आपको वो देंगे, तो ये सारी चीज़ें देते हैं ये लोग। और इनकी जो नाइटहुड जैसे है ना, ये जो देते हैं उपाधि किसी, उसका नाम है बैरन। तो सीलैंड आज भी है, इसके पासपोर्ट, इसकी करेंसी, इसके संविधान, और आप गेस्ट के तौर पर वहाँ जा सकते हैं, छुट्टियाँ मना सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, लौट आएंगे। लेकिन देश का मालिक अभी भी माइकल है, आबादी 2 लोगों की है। तो ये थी आज की कहानी दुनिया के सबसे छोटे देश की, जहाँ इस वक्त 2 ही लोग रह रहे हैं। लेकिन कहानी के बाद इससे पहले कि अपना सिलसिला शुरू करूँ, एक ज़रूरी चीज़, बहुत सारे लोगों के मेल आए तो मुझे लगा कि आज बर्थडे विश से पहले वो बता दूँ। पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे लोगों ने इजराइल फ़लस्तीन को लेकर मेल किया। मेरी राय अपनी भी जाननी चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जानबूझकर मेरी भी राय जानना चाहते हैं, लेकिन खैर आप अगर सच्चे हैं तो आपको बताना चाहिए।
लोगों का इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो हो रहा है वो क्या, अच्छा कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि मैं फ़िलिस्तीन को आतंकवादी देश बताया। आप लोग दोबारा उसको उठाकर देख लीजिएगा, मैंने कहीं भी फ़िलिस्तीन को आतंकवादी नहीं कहा, मैंने हमास को कहा है। तो पूरी जो लोगों की सारे राय हैं कि क्या सोचता हूँ, तो मैं, मेरी नज़र में 2-3 चीज़ें जो बहुत सोचता हूँ, बहुत पाक साफ तरीके से आपको बताता हूँ। एक, दुनिया में कोई भी देश, कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई हो, एक लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जाती है वो लड़ाई हो तो कोई आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन किसी भी देश में या किसी भी दुनिया के कोने में कोई आतंकवादी हमला होता है तो फिर मैं उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराता। मेरी नज़र में हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, 5 से 7 हज़ार रॉकेट दागे, अगर वो सिर्फ इजराइल के आर्मी के ठिकानों पर या एयरफोर्स पर या बाकी जो आमतौर पर जंग में होता है वहाँ लगाता तो ये मान के चलते कि चलो हमास और इजराइल की आर्मी के बीच की लड़ाई है। लेकिन इतने बेगुनाह लोग जो मारे गए, जिनका कोई मतलब, कोई कसूर नहीं है, ना उनको इस लड़ाई से मतलब है, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो फिर ऐसे हमले को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? तो इसलिए हमास के इस हमले को मैं गलत मानता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई है, मेरी छोड़िए, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, हमारी अपनी भारत सरकार की शुरू से स्टैंड है कि हम फ़िलिस्तीन के हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। और इसलिए कि जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ तो 44% ज़मीन उसके पास थी या 45 थी, आज 80% है। और फ़िलिस्तीन जिसके पास कभी 55 था, आज 12% है। इसका मतलब है फ़िलिस्तीन से उसकी सारी ज़मीन छीन ली इजराइल ने। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है वीडियो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक वीडियो है जिसमें एक जगह एक रैली में उन्होंने कहा है कि वो हमेशा इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे या साथ देंगे कि इजराइल ने जो ज़मीन कब्जाया है फ़िलिस्तीन का वो वापस लौटा है। तो फ़िलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते शुरू से अच्छे रहे और फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ हमारा स्टैंड हमेशा रहा इंडिया का, और ये पूरी दुनिया में है। लेकिन होता ही है कि जब भी ऐसी लड़ाई होती है तो कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, यहाँ मुस्लिम यहूदी हो गया है। अब उसमें यही है कि सारी फ़िलिस्तीन के साथ मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए और अमेरिका जो है वो जैसे नेता बन जाता है हर जगह, चौधरी वो बनकर खड़ा हुआ है, और पश्चिमी देश हैं। लेकिन हमास के मसले से हटकर हमास की हर तरफ निंदा होनी चाहिए, क्योंकि हमास क्या, किसी भी आतंकवादी संगठन की जो बेगुनाहों पर मतलब हमला करे, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे संगठनों पर न सिर्फ बैन लगना चाहिए बल्कि उनकी जितनी निंदा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक देश का जब बंटवारा हो चुका है तो फिर उसकी ज़मीन आज 12% रह गई है और दुनिया के बहुत सारे देश इसको लेकर आवाज़ उठाते हैं। इवन रोनाल्डो मशहूर फुटबॉलर ने भी एक बार यही आवाज़ उठाई थी। तो उसकी बात होनी चाहिए जो वाजपेयी जी ने भी कहा था। तो कुल मिलाकर जो मेरी राय है वो ये है कि हमास के इस हरकत को कोई भी, किसी भी धर्म का हो, वो कभी भी उसको सही नहीं ठहराएगा। ये गलत है, क्योंकि आप बेकसूरों की जान लेने का किसी को कोई हक ही नहीं है। और जहाँ तक फ़िलिस्तीन की बात है तो उसकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन के टुकड़े का विवाद चल रहा है, उसका हल होना चाहिए। लेकिन हल हमेशा मैं कहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए, और ये नफ़रत और लड़ाई झगड़ा जंग से इसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरी यही दुआ है कि ये मामला सुलझे और जल्दी सुलझे और खून खराबा ना हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा मैंने अब किस किस को अलग अलग से मेल पे जवाब दूँ, और अगर सब लोग राहें सुनना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोगों को बताऊं। अगर मुझसे फिर भी अनजाने में कुछ गलतियां हुई होंगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर शख्स यही चाहता है कि इस पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो, और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं, किसी देश के लिए भी अच्छे नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे विनोद शिकारपुरी की बेटी निकिता तोमर का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। तुम्हारे डैडी वैसे ही तुम्हें इतना मानते हैं। तो शिकारपुरी आज जल्दी भाग जाएंगे क्योंकि आज पार्टी वार्टी भी है, हालांकि मुझे बुलाया नहीं इन्होंने, लेकिन हैप्पी बर्थडे निकिता। इसके अलावा मेरोना, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मेरोना। और ये लुइस की बिटियां हैं, कुवैत में रहती हैं। साथ ही अमित झचडिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित साहब। और ये गावेला झुंझुनू से हैं। इसके अलावा मोहम्मद नवेद, इनका मोहम्मद नवाब, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नवाब साहब। और असलम कलाडिया ने भेजा, उनके बेटे हैं नवाब। साथ ही
उर्वशी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उर्वशी। इसके अलावा लक्ष्मी प्रसाद, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी जी। और ये भेजा है अर्जुन प्रसाद ने। गुड्डू कश्यप, आपका शुक्रिया मेल के लिए। यूसुफ हसन साहब, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अरविंद कुमार साहब, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। जितेंद्र कुमार, थैंक यू सो मच जितेंद्र, आपके इस प्यार के लिए, इस मेल के लिए। और आपकी कहानी की फरमाइश जल्दी पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।